क्या तुमने सोलो लेवलिंग की स्टोरी पूरी कर ली है और उसी के जैसी कोई और स्टोरी देखना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने बुरे हालातों से गुजरकर एक ताकतवर लड़का बन जाता है। कुछ सोलो लेवलिंग जैसी ही है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए अपने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक डंजन टाइप जगह में, जहाँ पर एक 38 साल का लड़का जो हिंसू घायल होकर पड़ा हुआ है और वो उस बूढ़े आदमी को कोस रहा है, जिसकी वजह से ये लड़का यहाँ पर फंस गया है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आता है और उस लड़के को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई देती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ये लड़का यहाँ पर कैसे फंसा है और ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसे इस डेंजर में आना पड़ा और इसकी जान पर बनाई। इसके लिए हमें 15 साल पीछे 2025 में जाना पड़ेगा, जब दुनिया में खास तरह के टॉम्ब यानी ईश्वर के मकबरे खुलने लगे थे और उनमें से स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट बाहर आने लगे थे, जिनको रिलिक्स बोला जाता है। इन ऑब्जेक्ट ने पूरी दुनिया में चेंज लाकर रख दिया था, क्योंकि ये बहुत महंगे थे और खास भी थे, क्योंकि ये अपने मालिक को तरह तरह की सुपर नेचुरल पावर इस्तेमाल करने को अलाउ करते थे। फिर तो पूरी दुनिया में एक रेस लग गई और सब लोग रिलिक्स को ढूंढने लगे ताकि उनको भी सुपर नेचुरल पावर मिल जाए। जो हिंसू भी बाकी लोगों के जैसे रिलिक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी मेहनत करने के बाद जो हिंसू की सोई हुई किस्मत जाग गई और उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो टॉम्ब और रिलिक्स की सटीक इंफॉर्मेशन बताता था और इसका नाम था द आर्कियोलॉजिस्ट रिलिक्स। जो हिंसू के हाथों तो मानो कोई बड़ा खजाना लग गया था और वो अब सबसे पावरफुल बन सकता था। लेकिन उसने थोड़ी देर कर दी थी, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने एक लॉ पास करवा दिया था। अब इससे होगा ये कि जितने भी पावरफुल रिलिक्स ऑब्जेक्ट हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं और जो कोई भी इनका इस्तेमाल करते हुए पाया गया या तो उसको मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। अब दूसरे लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो इन ताकत के भूखे लोगों के लिए गधे की तरह काम करे। जो हिंसू के पास बढ़िया एक्सेप्शनल आर्कियोलॉजिस्ट स्किल थी, इसलिए उसको एक बड़ी कंपनी में हायर कर लिया जाता है और उसका मालिक ताइजुन वोन उसको किसी भी तरह की दिक्कत न होने का वादा करता है। अब ये कोई अच्छा काम करने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि इसका मालिक वोन जो हिंसू से दूसरी जगह पर रखे हुए रिलिक्स चोरी करवाता था और जो हिंसू के पास बढ़िया स्किल भी थी, इसलिए वो आसानी से इस काम को कर लेता था और इसी वजह से उसका नाम पड़ गया था द टॉम्ब राइडर। जो हिंसू ने चोरी कर करके वोन को काफी पावरफुल बना दिया था, क्योंकि अब सबसे ज्यादा रिलिक्स वोन के पास ही थे। इन सबसे जो हिंसू को बाकी लोगों से नफरत का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी वही करता था। लेकिन बाकी लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए जो हिंसू सब कुछ सहता रहा और अपना काम पूरी मेहनत से करता रहा, क्योंकि इस ताकत की भूखी दुनिया में अब उसके पास और कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ पर भी कम नहीं हुई, क्योंकि उसका मालिक वोन उसकी स्किल से डर गया था। उसे डर था कि कहीं जो हिंसू अपनी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे। इन सब से निपटने के लिए वोन एक प्लान बनाता है और जो हिंसू को उसके बाकी साथियों के साथ एक खतरनाक जगह पर भेज देता है, जहां काफी पावरफुल मॉन्स्टर थे। अब जो हिंसू उस बड़े सांप के जाल में फंसा हुआ है और उससे बचने के लिए एक पत्थर उठाकर उसको मारता है, लेकिन उस बड़े सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंसू को अपने मालिक पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने मतलब के लिए उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। जो हिंसू काफी गुस्से में है और वो कहता है कि अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो वो भूत बनकर वोन के पीछे पड़ा रहेगा जिंदगी भर और उसे परेशान करेगा। तभी वो बड़ा सांप उसे बकवास बंद करने को कहता है। जो हिंसू उसकी बात को सुन लेता है और उस बड़े सांप को हैरानी होती है कि ये इंसान उसकी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहा है। जो हिंसू कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास स्किल बहुत बढ़िया है। जो हिंसू वहाँ से कैसे भी करके निकलना चाहता है, पर तभी वो बड़ा सांप बताता है कि उसके पास जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके पैर कट गए हैं और जो हिंसू का अंत यही होने वाला है। उसे हैरानी होती है कि जो हिंसू को वो बढ़िया ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट
रिलिक्स मिल गया था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। जो हिंसू को भी गुस्सा आता है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पाया और उस लालची वोन की वजह से अब अपनी जान से हाथ धोने वाला है। फिर वो बड़ा सांप जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर एक लाइट जलने लगती है। वो दोनों समझ नहीं पाते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो हिंसू देखता है कि उस लाइट में से एक चिड़िया बाहर निकल कर आ रही है। उस चिड़िया ने कहा कि वो जो हिंसू को एक मौका देगा खुद को साबित करने का, ताकि जो हिंसू किंग की पावर को अपने अंदर समा सके। इसके बाद एक एनर्जी जो हिंसू के अंदर आ जाती है और जो हिंसू होश में आ जाता है और अपने आप को बाहर की दुनिया में पाता है। उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है, लेकिन जब उसने अपने पैरों को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे। जो हिंसू परेशान है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर तभी उसका ध्यान अपने पास बैठे लोगों पर जाता है जो उसे ही घूरे जा रहे थे। जो हिंसू को पता चलता है कि वो मारपीट के मामले में पुलिस स्टेशन पर आया हुआ है। सामने बैठा ऑफिसर जो हिंसू से उसकी आईडी मांगता है ताकि आगे की कार्रवाई कर सके, लेकिन जो हिंसू का इस पर कोई ध्यान नहीं होता और वो अभी भी उस सपने के बारे में ही सोच रहा है। तभी वो ऑफिसर फिर से गर्म हो जाता है और उसे डांटता है कि इस साल तो उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये साल भी उसको परेशान करता रहे। ये सुनकर जो हिंसू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो 2025 में बैठा हुआ है और आज 1 जनवरी है। जो हिंसू बहुत ज्यादा सरप्राइज है, क्योंकि अब वो 15 साल पीछे आ गया है। इसके बाद जो हिंसू की नजर सामने बैठे लड़के पर जाती है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। जो हिंसू को अभी भी याद है कि स्कूल टाइम पर उसकी न्यू ईयर पार्टी वाले दिन पर दारू पीने की वजह से उस लड़के के साथ मारपीट हो गई थी और वो पुलिस स्टेशन पर आ गया था। जो हिंसू को यकीन नहीं होता कि वो 15 साल पीछे आ गया है, तो फिर से उसे चिड़िया की याद आती है कि उसने बोला था जो हिंसू को एक मौका दिया जा रहा है ताकि वो किंग की ताकत को अपने अंदर समा सके। इस बात से जो हिंसू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अभी उस दुनिया में है जहाँ पर टॉम्ब अभी दुनिया के सामने नहीं आए हैं और ये उसके लिए सोने पर सुहागा जैसा है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये उसे अच्छी तरह याद है और उनके दुनिया के सामने आने से पहले ही जो हिंसू उनको कलेक्ट कर सकता है और अपने आप को सबसे ताकतवर बना सकता है, क्योंकि फिलहाल दुनिया में सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बना है जैसा 15 साल बाद बनने वाला था। अब जो हिंसू तैयार हो जाता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। अब तक जो भी हुआ है उन सब से हिंसू काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसके साथ तो बहुत कुछ बुरा हुआ है और जब से दुनिया में टॉम्ब अपीयर हुए हैं तब से उसने बहुत बुरा टाइम देखा है। लेकिन उस डंजन वाले सांप और चिड़िया, उस लालची वोन की जानलेवा साजिश और अपनी मौत को बिल्कुल अपने सामने से देखना, इन सब से जो हिंसू अंदर तक हिल गया था। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसका रीजन तो उसे नहीं मालूम, लेकिन जो हो रहा है वो उसके फायदे के लिए ही है, क्योंकि अब वो सभी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके उनके मालिक होने का क्लेम कर सकता है। पर तभी वहाँ खड़ी लेडी उसको धमकाने लगती है, क्योंकि वो पुलिस वालों और बाकी लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा था। ये लेडी उस लड़के की माँ है जिसके साथ जो हिंसू ने मारपीट की थी। उसका कहना है कि अगर ज्यादा मारपीट करने से उसके बेटे के हाथ पैर टूट गए होते तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए वो लेडी चाहती है कि या तो जो हिंसू सेटलमेंट के पैसे भर दे या फिर वो खाली पीली जेल में चला जाए। जो हिंसू जब उनकी बातों पर ध्यान देता है तो वो कहता है कि उसे अभी भी याद है कि उस लड़के ने पहले उसको छेड़ा था और वो उसे परेशान करने से बाज नहीं आ रहा था, इसलिए जो हिंसू ने तो बस उसे थोड़ा धक्का दे दिया था और इसी बात का बतंगर बनाकर लड़का उसको पुलिस स्टेशन में ले आया। फिलहाल जो हिंसू के पास पैसे नहीं हैं और उसे याद है कि पिछली बार उसने अपने घुटनों पर बैठकर उस लेडी से विनती की थी कि वो कोई बीच का रास्ता निकाल ले, लेकिन वो लेडी नहीं मानती। तो जो हिंसू अपने आगे के काम का प्लान बनाते हुए सोचने लगता है कि वो उन ऑब्जेक्ट को निकालेगा कैसे,
क्योंकि उसके पास तो इतने अच्छे हथियार नहीं हैं। और जब वो लेडी उसको फिर से इग्नोर करते हुए देखती है तो गुस्से में जुहिनसू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जुहिनसू उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है। जुहिनसू को भी यकीन नहीं होता कि इतनी फुर्ती तो उसमें कभी नहीं थी। जुहिनसू खुश होता है कि उसकी फाइटिंग स्किल काफी इम्प्रूव हो चुकी हैं। उस लेडी को शांत करवाते हुए जुहिनसू कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और सारी गलती उसके बेटे की ही है। पर तभी उसका बेटा चौड़ा होकर आता है और जुहिनसू को पंच मारने की कोशिश करता है। उसके पंच को रोकते हुए जुहिनसू उसको जमीन में दे मारता है। ये देखकर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और समझने लगते हैं कि ये तो कोई प्रोफेशनल मुजरिम है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी जेल में डालो। और अब तो वो लेडी भी सेटलमेंट करने को राजी नहीं होती और केस डालकर जुहिनसू को अंदर करवा देती है। जुहिनसू जल्दी से उन ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना चाहता है, नहीं तो दुनिया में वही कानून बन जाएगा और ये हाथ आया मौका फिर से निकल जाएगा। लेकिन एक बात जुहिनसू को अच्छी लगी कि अब वो फाइट कर सकता है। पर तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन बार खुलता है, जिसे देखकर जुहिनसू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये चीज पहली बार देखी थी। लेकिन उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उस चिड़िया ने ही किया है, इसलिए वो उसे इधर उधर पुकारने लगता है। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन खुलता है, जिसमें लिखा था कि जुहिनसू अपने 3 फीट की दूरी तक हर चीज को डिटेल में एनालाइज कर सकता है। ये देखकर जुहिनसू को उस चिड़िया पर फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि उस चिड़िया ने उसके साथ मजाक किया है और उसकी जिंदगी को एक गेम जैसा बना दिया है। उसकी हरकतों से एक आदमी परेशान हो जाता है और उसको शांत रहने को बोलता है। जुहिनसू देखता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि वो 3 फीट की दूरी में सब कुछ देख सकता है और ये स्किल उसके बहुत काम आने वाली है। फिर जुहिनसू देखता है कि वहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, तो उसे समझ आता है कि वो गेम के दिए टास्क पूरे करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही उसकी ताकत इंक्रीज होती रही तो जुहिनसू को उस आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि उस चिड़िया ने उसकी मदद क्यों की, क्योंकि आमतौर पर तो कोई भी रिलाइक किसी भी इंसान की मदद नहीं करता। पर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई जियोनवू किम आता है और उसकी बेल करवा देता है। वैसे ये बंदा सच में जुहिनसू का भाई नहीं है, बल्कि जब जुहिनसू आवारा घूम रहा था तो किम ने जुहिनसू को अपने पास रख लिया और एक छोटे भाई जैसा प्यार किया। तब से किम जुहिनसू के लिए एक बड़े भाई जैसा बन गया। रिलाइक वाली बात को कंफर्म करने के लिए जुहिनसू पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में कोई सुपरनेचुरल पावर का कोई मामला सामने आया है, लेकिन किम साफ मना कर देता है। इसके बाद किम जुहिनसू को घर भेज देता है और अपने काम पर चला जाता है। जुहिनसू सोचने लगता है कि अब तो कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया होगा, तो उसने अभी तक कोई बड़ा मामला क्रिएट नहीं किया है और ना ही फिलहाल कोई ऑब्जेक्ट यूजर सामने आया है। तो यही टाइम जुहिनसू के लिए सबसे बेस्ट है। कैलकुलेशन के हिसाब से अब ज्यादा ऑब्जेक्ट अमेरिका या यूरोप में ही निकले होंगे, लेकिन वहां तक जाने के लिए जुहिनसू के पास पैसे नहीं है और उनका जुगाड़ कैसे करना है, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए जुहिनसू रास्ते से जा रहा था। तो वहां पर उसके सीनियर आते हैं, जहां पर जुहिनसू काम करता है। वो बंदे लोग बहुत ज्यादा हरामी थे और जुहिनसू को जूनियर समझकर उसे परेशान करने आए थे। तो जुहिनसू इस बात को सोचकर खुश हो जाता है कि अब उसके पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि बकरे आ गए हैं कसाई के पास कटने के लिए। ये सोचकर जुहिनसू अपने चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल लाता है। उस बंदे का कहना है कि वो जुहिनसू का सीनियर है, इसीलिए उसको अपना सिर झुकाना चाहिए। इसका नाम यांगटे पार्क है और ये गली का गुंडा है जो अपनी बहन के साथ ब्रोकर का काम करता है। स्कूल टाइम से ही जुहिनसू को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए जुहिनसू ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। जुहिनसू ने तो सोचा था कि कुछ टाइम काम करने के बाद वो नौकरी छोड़ देगा, लेकिन यांगटे ने उसको नहीं छोड़ा और एक गुलाम के जैसे ट्रीट करता रहा।
और समय समय पर उसकी बेइज्जती भी करता रहा। जुहिनसु कोई जवाब नहीं देता तो एक बंदा उसके पास आकर उसको डांटने लगता है, पर तभी जुहिनसु अपने पंच का इस्तेमाल करता है और उसे दूर गिराता है और अपने पिछले काम की सैलरी मांगता है। लेकिन वो गधे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब मिलकर उसको धूल चटा देंगे और वो अकेला क्या ही कर पाएगा। यही सोचकर यांगटे उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जुहिनसु पहले उसका मुंह तोड़ता है और फिर अपने घुटने को उसके जबड़े पर जोर से दे मारता है। वो लोग हैरान थे कि एक डरपोक सा लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया। फिर वो सब एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और जुहिनसु आसानी से लात मार मार कर सबको टेक डाउन कर देता है। जुहिनसु अच्छी तरह से जानता है कि वो उनसे लड़ाई इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने 15 साल डिफेंस ट्रेनिंग ली थी। भले ही उसने डिफेंस ट्रेनिंग ली है, लेकिन जुहिनसु को जल्दी ही इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। फिर यांगटे जुहिनसु को खत्म करने के लिए एक चाकू निकाल लेता है और जुहिनसु उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो एक रियल लाइक है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतना एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट यांगटे के पास क्या कर रहा है। खैर, वो अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आसानी से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। यांगटे हमला करने के लिए आता है तो जुहिनसु उसके अटैक से बचते हुए